हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू दी सेक्शन क्लासेस। आज हम देखेंगे सेल वॉल क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन के बारे में। इनके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि सेल क्या होता है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा। तो देखते हैं सेल के ओवरव्यू के बारे में, यानी कि सेल वॉल होता क्या है। तो जो सेल वॉल है बेटा, वो एक नॉन लिविंग रिजिड आउटर लेयर होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। ये हमें प्लांट सेल, फंगी और कुछ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम चैप्टर में अभी आगे डिटेल में देखेंगे। तो हम एक अपने डेली लाइफ एग्जांपल से देखते हैं कि सेल वॉल होता क्या है। तो बच्चों, तुम्हारे घर के बाहर बाउंड्री वॉल तो होगी, आपने देखा होगा। तो बाउंड्री वॉल क्या करती है, ये आपके घर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो सेम ऐसे ही समझ लो कि जो सेल वॉल है उसका भी सेम यही काम होता है कि ये जो है वो प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब हम उसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया अभी आपको कि जो सेल वॉल है वो प्लांट्स को सेफ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ऑस्मोटिक बर्स्टिंग को रोकता है। अब ऑस्मोटिक बर्स्टिंग क्या होती है, तो जैसे जब प्लांट्स के सेल वॉल्स के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्वेंट यानी कि वाटर भर जाए तो ये फटे ना, सेल वॉल उसको प्रिवेंट करने का भी काम, सेल फटे ना उसको प्रिवेंट करने का काम करता है सेल वॉल। अलाउ सेल्स टू सेल इंटरेक्शन, और ये सेल एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का भी काम करता है सेल वॉल जो है। प्ले अ रोल इन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है प्लांट्स की ग्रोथ में। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे फॉर्म हुआ है। तो इसमें 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम मिडिल लैमेला के नाम से जानते हैं, और जो बीच वाली लेयर होती है उसको प्राइमरी सेल वॉल के नाम से जानते हैं, और जो सबसे अंदर वाली वॉल होती है यानी कि लेयर होती है उसको हम सेकेंडरी सेल वॉल के नाम से जानते हैं, जो कि जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें ज्यादातर प्रेजेंट होती है। तो देख लेते हैं एक बार कि ये मिडिल लैमेला काम क्या करता है और कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में देखते हैं बच्चों। तो मिडिल लैमेला जो है वो एक थिन पैक्टिन रिच लेयर होती है जो कि एक सेल को दूसरे सेल से ज्वाइंट किए रहती है। बेसिकली ये सेल को जो जैसे फेविकोल चिपकाने का काम करता है ना, वैसे ये एक सेल को दूसरे सेल से चिपकाने का काम करती है। एंड जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो फ्लेक्सिबल और एक्सटेंसिबल होती है, जो कि सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, एक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्राइमरी सेल होता है वो जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे उनको लचीलापन प्रोवाइड करता है। एंड जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो थिक, रिगिड होती है एंड लिग्निफाइड होती है, जो कि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये बड़े बड़े सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जिससे वो सीधे खड़े होते हैं। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके बारे में हमने अभी ऊपर डिटेल में पढ़ा है, तो ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो कि एक लिविंग मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसके हम कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं कि ये सेल वॉल बनी कैसे होती हैं। पहला है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो एक पॉलीसैकेराइड बीटा ग्लूकोज से बनी होती है जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल वॉल्स को। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे एक रस्सी होती है ना, आपने रस्सी देखा होगा, तो ये एक रस्सी जैसे स्ट्रेंथ देती है प्लांट्स को। सेकंड है हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज जो है वो हेट्रोसैकेराइड्स होते हैं जो कि क्रॉस लिंक प्रोवाइड करते हैं सेलुलोज के साथ, और ये एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सेल वॉल को। क्या मतलब हुआ इसका, ये इलास्टिक होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। पैक्टिन, पैक्टिन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होती है जिसमें ग्लूट्रॉनिक एसिड देखने को मिलता है जो कि सेल की प्रॉस्पेरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या मतलब,
बेसिकली पेक्टिन का काम क्या होता है, ये सेल्स को चिपकाने का काम करती है, गोंद जैसे चिपकाने का काम करती है ना बेटा, वैसे ही पेक्टिन का काम होता है सेल्स को चिपकाना। तो प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और जिसमें कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और ये सेल के फॉर्मेशन में और उसको मॉडल प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अरे जैसे मिस्त्री होता है ना, वॉल बनाने का काम करता है और उसको रिपेयर करता है हमारे घर की बाउंड्री को, वैसे ही सेम प्रोटीन का काम होता है सेल वॉल को फॉर्म करना और उसको मॉडल प्रोवाइड करना। उसके की पॉइंट्स तो हमें याद रखने की जरूरत है, वो देख लेते हैं। तो जो सेल वॉल है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और जो सेल वॉल है उनके ग्रोथ को कंट्रोल करता है और इनके शेप को मेंटेन करने का काम करता है। हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। ये सीबीएसई वालों का तो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखते हैं कि प्लांट्स में और हम में यानी कि इंसानों में फर्क क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो बेटा जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स में तो प्रेजेंट होती है, जबकि ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ऐसे क्यों होता है, तो जो सेल वॉल है वो हमने देखा है कि वो एक ही जगह पे खड़े होते हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं होती है, मतलब ये लचीले नहीं होते हैं। और जो जबकि एनिमल सेल होता है वो हम जैसे इंसान हो गए, हम मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर जो सेल वॉल अगर हमारे अंदर प्रेजेंट होगा तो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा ऊपर की जो सेल वॉल है वो प्लांट्स एक रेगुलर शेप प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, जिससे कि वो सीधे खड़े होते हैं। ओके। और अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, जबकि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होता है इनके बारे में भी अभी चैप्टर में हमें डिटेल में देखना है बेटा। तो जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें स्मॉल क्वांटिटी में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल शेप में प्रेजेंट होते हैं। जो प्लांट सेल होते हैं उनकी शेप जो होती है वो फिक्स्ड होती है, यानी कि रेगुलर शेप में होती है, जबकि जो एनिमल सेल होता है उनका शेप इरेगुलर होता है और वो वेरी करते हैं। जो प्लांट सेल होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जबकि एनिमल सेल होते हैं उनमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं देखने को मिलता है। तो ये था प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है न्यूक्लियस। तो देखते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। तो जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि सबसे सुपीरियर कौन होता है, तो स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है वो सबसे सुपीरियर होता है, वैसे ही न्यूक्लियस है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो पूरे एक्टिविटीज को जो सेल की होती है उनको कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। एंड जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए मटेरियल यानी कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में भी अभी हमें चैप्टर में डिटेल में देखना है। जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने की थी 1821 में। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो न्यूक्लियस है उसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर एनवलप भी उसी को बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसकी आउटर कवरिंग होती है। बेसिकली इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियस के जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके बेटा। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करने का काम करती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में टीनी पोर्स यानी कि छोटे छोटे छेद देखने को मिलते हैं, इनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। जैसे इसमें फिगर में दिख रहा होगा आपको, ये इनको हम न्यूक्लियर पोर्स के नाम से जानते हैं। सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जेली देखा है ना आपने, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म का होता है। ये सब जो इसके अंदर देखने को मिल रहा है।
इन्हीं को हम न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लियस को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थर्ड है न्यूक्लियोलस। ये राउंड शेप में होता है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। राइबोसोम जो है इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फोर्थ होता है क्रोमेटिन नेटवर्क। तो क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होती है? ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। एंड जो क्रोमेटिन नेटवर्क है बेटा वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है और जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड फिफ्थ है क्रोमोसोम्स। तो ये हेरिडिटरी कैरेक्टर को कैरी करते हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टर मीन्स कि जो हमारे पापा या मम्मा में गुण है वो उनके बच्चों में ट्रांसफर करने का काम करता है क्रोमोसोम। जैसे उनकी आंखें हो गई, उनकी हाइट ऐसी है, ये सारे कैरेक्टर उनके बच्चों में ट्रांसफर करने का काम किसका है? क्रोमोसोम्स का, जो कि जीन्स और डीएनए से बने होते हैं। और जो स्पीसीज होती है बेटा उनमें क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे कि हम इंसानों में देख लें तो इनकी संख्या 46 देखने को मिलती है। जीन्स जीन्स क्या होता है? तो ये क्रोमोसोम्स का जो है वो फंक्शनल यूनिट है जो कि हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। हम न्यूक्लियस के फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं यहाँ पे जो मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया है। ये अगर आप अपने आंसर में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देख लेते हैं क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सेल के अंदर कंट्रोल करता है और इसका काम क्या होता है? ये जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन को रेगुलेट करने का काम करता है। एंड जो न्यूक्लियस है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और सेल के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। और न्यूक्लियस का जो एक और काम है कि ये फोटोसिंथेसिस को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप याद रखिएगा। तो जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्बोसेल्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर, उनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। एंड प्लांट्स की जो सीड ट्यूब है उनमें भी न्यूक्लियस जो है वो उसकी कमी देखने को मिलती है। न्यूक्लियस का शेप जो है वो यूजली हमें स्फेरिकल शेप में देखने को मिलता है और ज्यादातर जो सेल हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा न्यूक्लियस क्या होता है इसके बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सेल के बारे में। तो 2 टाइप के होते हैं ये। पहला है यूकैरियोटिक सेल एंड दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल। इनके बारे में हम देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो इसके डिफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है और जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड या ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर नहीं पाए प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे बिखरे हुए दिखेंगे आपको, मिक्स रहते हैं सारे ऑर्गेनल्स में। सैंपल देख लेते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल है वो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स एंड फंगी हो गया, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो बैक्टीरिया या आर्किया इन सब में देखने को मिलता है। न्यूक्लियस के बेस पे देख लेते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है और ये मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और ये जो न्यूक्लियाइड फ्यूजन होता है यानी कि ऐसे ही सारे ऑर्गेनल्स उसमें मिक्स होते हैं, वहां पे बहुत ही छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। इट मीन्स कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इनके साइज के बारे में देख लेते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो लार्ज साइज में प्रेजेंट होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर्स में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनकी साइज स्मॉल होती है, ये लेस देन 5 माइक्रोमीटर्स देखने को मिलती है। डीएनए रेप्लिकेशन के बेसिस में देख लेते हैं। तो ये हाईली रेगुलेटेड
सिलेक्टिव ओरिजिन और सीक्वेंस में होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो रेप्लिकेशन देखने को मिलता है डीएनए का, वो एक सीक्वेंशियल मैनर में देखने को मिलता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये सीक्वेंशियल मैनर में नहीं होते हैं। जनरली जो यूकैरियोटिक सेल है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या अगर देखें तो यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें एक से ज्यादा यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें एक लॉन्ग सिंगल लूप डीएनए और प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें राइबोसोम्स जो है वो लार्ज शेप में होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें स्मॉल शेप में होते हैं। ग्रोथ रेट के बेसिस पे देखें तो जो यूकैरियोटिक होता है उसमें ग्रोथ रेट जो है वो स्लो होती है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें फास्टर ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ऑर्गेनल्स ज्यादातर एब्सेंट होते हैं। ऑल यूकैरियोट्स हैव दिस एबिलिटी। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन की जो एबिलिटी होती है वो ज्यादातर यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें भी ये एबिलिटी देखने को मिलती है। सेल वॉल के उस पे देखें तो सिंपल जो है ये यूकैरियोट्स में जो है वो प्लांट्स और फंगी में देखने को मिलता है, सिंपल शेप में होता है, जबकि सेल वॉल जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में और प्रेजेंट होते हैं सारे प्रोकैरियोट्स में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिस पे देखें तो ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड जो साइटोप्लाज्म है वो भी यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में हम कल देखेंगे। थैंक यू।